ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अच्छा, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोजर होती है, और इसके अंदर बेसिकली लॉजिक होती है, लॉजिक डिपेंडेंट होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर मेजरली की जाती है। क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोजर होती है तो ये सारी सिर्फ ह्यूमंस को ज़्यादा सही से समझ आती है, और इसको मशीन को समझाने के लिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और जब इसको ट्रांसलेट करते हैं टू द मशीन कोड फॉर इट टू अंडरस्टैंड। बी में क्या है, अदील एक इंटरप्रेटर यूज करता है बाय डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एप्लीकेशन, और अदील यूज करता है कंपाइलर। नाउ वी हैव टू कंपेयर इट्स फीचर्स ऑफ इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। सो स्टार्टिंग विद, पहले हम लोग इनके डिफरेंसेस से पहले हम लोग उसको ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें दोनों में सेम क्या चीज़ है। तो हम देख रहे हैं, तो इफ both of them, interpreters and compilers, they translate the high level language code into machine language code. Okay, दोनों का ये काम है। और both of them identify errors, both of them identify and display errors on the screen। दोनों ने ही जो भी issues आएंगे उसके बारे में explain करना है। अगर हम लोग बात करें compilers की, तो compilers translates the entire code, यानी कि वो सारा कोड एक दफा चेक करेंगे और फिर उसके एरर्स बताएंगे। while interpreters they translate one line at a time, translates line by line। सो वो यानी इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो पहली लाइन देखेगा, उसके एरर्स दिखाएगा, उसको चेक करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, जब तक उसके एरर नहीं शो होंगे फिर नेक्स्ट पे जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, वो सारा डाटा एक दफा देखेगा, फिर एंड पे सारे एरर बता देगा। ठीक है, तो इसी तरह कंपाइलर जो है ना, इंटरप्रेटर जो है वो स्टॉप कर जाएंगे। इंटरप्रेटर स्टॉप्स whenever any error is occurred, but compiler provides the entire list of errors। वो एक ही दफा में आपको सारे एरर्स बताएगा। और एक लास्टली जो हम लोग इनका बता सकते हैं कि कंपाइलर प्रोड्यूसेस एन exe फाइल, exe as in एन exe फाइल, क्या इसको एग्जीक्यूटेबल भी कहते हैं, बट इंटरप्रेटर डज नॉट। ओके, डजंट। सही है? तो ये हमारे पास बेसिक जो है इसके अंदर चीज आ जाती है। Next is Adil is considering distributing his application as free software or shareware. Explain the difference between free software and shareware. Okay, अब हम इसके अंदर भी डिफरेंस बता रहे हैं ना, तो पहले फ्री सॉफ्टवेयर के कोई एक डिफरेंस बताएंगे, उसी डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे शेयरवेयर के साथ। तो फ्री सॉफ्टवेयर जो है, इट अलाउज ऑल्ट्रेशंस। ठीक है, ऑल्ट्रेशंस हमें अलाउ करते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, while shareware cannot be modified or cannot be changed at all। उसके अंदर जो ऑल्ट्रेशन है, ये चेंज यहाँ पे है ना, ऑल्ट्रेशन से बेटर वर्ड होगा मॉडिफिकेशंस। सो मॉडिफिकेशंस लिख लेते हैं, क्योंकि हम फ्री सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, शेयरवेयर जो है उसको हम यूज नहीं कर सकते। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि दे आर यूजुअली शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स are usually on a trial term or trial period। ओके, तो उनकी एक लिमिटेड एक्सेस होती है जो कि हमें मिलती है। और फ्री सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, इट्स टोटली फ्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, while freeware free software are free to use। ओके, फ्री टू यूज एज इन विदाउट एनी चार्जेस और एनीथिंग। और हमारे पास क्या होता है कि शेयरवेयर में आपको एक प्रॉपरली, और उसके अलावा और क्या हम पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है उसका हमें is distributed with its distributed, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर मैंने अभी भी गलत लिखा है, बट इट्स ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड
while shareware is not distributed with the source code. Okay, I think these are sufficient points to mention. तो ये काफ़ी होंगे क्योंकि हम लोगों ने सफिशिएंट जो है वो पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं अबाउट फ्रीवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक और पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट डी और ई पार्ट करते हैं। Adil is concerned about his application being plagiarized. Define the term plagiarism. Plagiarism का simply मतलब क्या है कि you are going to claim someone else's work as of your own. So you're going to see that this is my work, which is not correct. That's plagiarism. Okay, Adil copyrights his application. State why Adil copyrights his application. Copyright means that you are going to gain the ownership. To gain the ownership and be its legal owner. So कोई भी चीज़ हम लोग कॉपीराइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ हमने कुछ नया बनाया है, कुछ नया इंक्लूड हमारी कोई भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का एक ओनर होता है। एक हमारी लैंड है, उस लैंड का कोई ओनर होगा, यानी कि उसका जो कोई और है, वो कोई और बंदा उसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी लैंड है, क्योंकि उसके पास पेपर्स होंगे और उसने अपने लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स में अपने आप को उसका ओनर क्लेम किया होगा। तो कोई और बंदा आकर ये नहीं कह सकता कि ये मैं ओनर हूँ। सिमिलरली अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो आप उसके ओनर हो। तो उस चीज़ को क्लेम करने के लिए या बताने के लिए, इस चीज़ का प्रूफ रखने के लिए कि मैं इसका ओनर हूँ, उसके लिए हम लोग कॉपीराइट जो है अपने एप्लीकेशन को कॉपीराइट करते हैं, ताकि कोई अननोन थर्ड पार्टी आकर ये ना कह सके कि ये मेरी एप्लीकेशन है। तो इस वजह से अदील ने अपनी एप्लीकेशन को कॉपीराइट करा लिया। ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, Jolene uses HTML to create a website. She separates the HTML into structure and presentation. Give one example of HTML structure. HTML structure का मतलब है कि हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे टेक्स्ट किधर आएगा और हमारी इमेज किस तरफ आएगी, हमारा जो है कितनी स्पेस छोड़ के अगली वैल्यू आएगी, और यहाँ पे इधर स्पेस छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, इधर छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, और इमेज हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर एनिमेशन आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एचटीएमएल स्ट्रक्चर लेता है। तो हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इमेजेस। अरेंजमेंट ऑफ इमेजेस। और अगर हमने प्रेजेंटेशन की बात करनी है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या बात हो रही है कि रिलेटेड टू कलर्स आ जाएगी, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो भी हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, एक फ़ॉन्ट लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स कलर कर लो, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा सही है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं, एक फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। एक हम लोग बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ठीक है? और भी वेरिएस हम कर सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन लग रही है। एक्सप्लेन व्हाई जूलियन सेपरेट्स द एचटीएमएल इनटू स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट इट, क्योंकि उससे क्या होगा कि एचटीएमएल है जो एक बेसिक लेआउट दे रहा है। प्रेजेंटेशन जो है वो आपको सीएसएस के थ्रू होती है, जिसके अंदर आप कलर्स डिफाइन कर रहे हो, आप उसका स्टाइल डिफाइन कर रहे हो। तो जितना सेपरेट होगा उतना ईजी होगा। ठीक है? तो हम लोग इट विल बी easier to change the style or colors of the web page। तो जितने वो अलग होंगे उतना वो इजी होगा। ठीक है? और उसके अलावा हम लोग वी कैन also use the same presentation or style as a template for another web page। अनदर वेब पेज की बजाय फॉर अनदर वेबसाइट ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि और वेबसाइट के ऊपर अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास हम जनरल थीम बना रहे हैं, तो जनरल थीम अगर हम ऐसे बनाएँ जो सब पे अप्लाई होती जाए, तो ऐसा बनाना ज़्यादा एक सूटेबल होगा। ठीक है? और उसके अलावा हम लोग फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा, और भी इसके जो है वेरियस जो है आंसर्स हो सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा ईज़ियर टू चेंज, और हम लोग उसको मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी यूज़ कर पाएँगे। Okay, moving on to question number 5।
Question number 5 says Zia has three files stored on her computer. Tick one box to show which is the largest file size. So okay, अब हम लोग इसको करने के लिए सबको एक हमें जो है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक साइज में। तो हमारे पास साइज इस तरह होते हैं ना, पहले बिट्स फिर बाइट्स फिर केबी फिर एमबी। ओके, तो अब अगर हमारे पास ये 850,000 बाइट्स हैं, हम इन सबको केबीज पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 99 केबी तो हमारे पास है। तो 1 एमबी का मतलब क्या है, ये 1024 केबीज हो गए, 1000 केबीज हो गए। और 850,000 बाइट्स का मतलब है कि ये 8.5, नहीं 850 समथिंग हो गए। यस 850 हो जाएंगे। तो ये 850 केबी हो जाएगा, ये 999 होगा और ये 1024, यानी कि 1 एमबी जो है वो सबसे लार्जेस्ट होगी। Denise has three files stored on a computer which is the smallest file size. स्मॉलेस्ट के लिए अब हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास केबी होता है, फिर हमारे पास एमबी होता है और फिर हमारे पास जीबी होता है। ठीक है, अब हम सबको एमबी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसने हमें कहा एक एक हमारे पास है 4000 एमबीज, एक हमारे पास 2 जीबीज है और एक हमारे पास है 250 दैट मच केबी। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सी है। अब ये 2 जीबीज है, तो अब अगर हम लोगों ने 2 जीबीज को कन्वर्ट करना है फ्रॉम जीबीज टू एमबी, हम लोग क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1000, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2000। यहाँ पर आगे 2000 और केबीज जो है, तो अगर हम इसको अब यहाँ पे जाके ये डिवाइड करेंगे ना, तो अगर हमारे पास है 2500,000, तो इसमें से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2500 हो जाएंगी। तो केबीज कितनी हो गई, 2500। तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये था 2 जीबीज। हमारे पास आंसर आएगा 2 जीबीज जो है वो स्मॉलेस्ट फाइल साइज है। ठीक है, हमेशा इन इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबको एक सेम फाइल साइज यूनिट में लाना है और फिर बस कंपेयर करके आंसर लिख देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हमारे पास लॉजिक गेट आ गया। A factory that manufactures cleaning product has a system that monitors condition throughout the manufacture process. हमारे पास 1 आएगा तो ये होगा, 0 आएगा, ये सारी उसने जो है हमें कंडीशंस बता दी है। क्वेश्चन कहता है सिस्टम विल साउंड एन अलार्म एक्स जब ये सर्टेन कंडीशंस होंगी। अब हम इन कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपनी वर्किंग कर लेंगे, थोड़े से पॉइंट्स लिख लेंगे ताकि जो है वो हमें चीज़ें क्लियर होती नजर आए। ये ये लिखा नहीं जा रहा, सेकेंड। ओके, सही है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80%। तो ये कंडीशन जो है ये यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यानी कि P है की वैल्यू क्या है, 1। P की वैल्यू 1 है। एंड तो इसका मतलब है एंड गेट। उसके बाद हम अब इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते, जहाँ पे 0 होगा ना तो हम उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, तो P, चलो 1 भी लिखते हैं तो कोई इतना इशू तो नहीं है। चलो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35। तो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 यानी कि T इज इक्वल टू 0। और फिर उसके दरमियान में और गेट लगाएंगे, और टेम्परेचर लेस देन 35 यानी कि T हमारे पास 1 आ रहा है। T इज इक्वल टू 1 एंड एंड pH ग्रेटर देन 7। तो pH ग्रेटर देन 7 यहाँ पर है, यानी कि A इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन रही है वो क्या बन रही है कि हमारे पास P है, ओके, उसके साथ एंड T नॉट, क्योंकि T 0 है, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। इतना सा पोर्शन ये हमारा क्लियर हो गया। फिर और, क्योंकि और गेट आ गया, फिर क्या है हमारे पास T एंड A। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन थी जो है हम लोगों ने अपनी
बना ली है। अब हम लोगों ने इसको बस अब वर्क करना है इसके ऊपर। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अब हम लोग ये बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम लोग ए से नहीं, पहले हम पी और टी का बनाते हैं। तो पी हमारे पास एज इट इज आता रहेगा, ठीक है। टी हमारे पास टी नॉट आएगा। तो हम यहाँ पे जाके थोड़ा सा नीचे जाके इसको एक एंड नॉट गेट ही बना लेते हैं। तो अब हमारे पास पहले टी था, अब क्या बन गया, यहाँ पे टी था, यहाँ पर आके हमारे पास टी नॉट हो गया, जो कि हमें चाहिए था। इतना सा प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड हो गया। पी एज इट इज चाहिए और इसके साथ हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों ने बनाना है एंड गेट। तो ये हमारे पास एंड गेट बन गया, बहुत बड़ा एंड गेट बन गया। दोबारा से बनाते हैं। सही है। अब हमारे पास क्या है, पी डॉट टी नॉट, ठीक है, टी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है हमारा सक्सेसफुली बन गया। अब हम लोग ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं, दूसरा पोर्शन। अब इस एंड ऑपरेटर से पहले ये वाला ऑपरेशन बनाएंगे हम लोग, टी एंड ए का। ये और ऑपरेशन से पहले टी एंड ए का बनाएंगे। तो यहाँ से हम टी ले लेते हैं और हम यहाँ से ए ले लेते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या बनाना है हमने, एंड गेट। तो ये हमारे पास हो गया टी एंड ए। और अब हम इन दोनों को कंबाइन करके कौन सा गेट बनाएंगे, और गेट। तो ये हमारे पास, ये हमारा एक अदद और गेट बन गया और ये ऐसे चला गया। तब हम लोग इसके लिए ये वाली जो हमारा फुल ऑन इक्वेशन है या जो हमने बनाई है, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, पी डॉट टी नॉट प्लस टी डॉट ए, ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एक्स है, बेसिकली ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी वैल्यू सब कुछ सही हो गई है। नीचे वाला पार्ट देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है नीचे वाले पार्ट में, कि अब हमने ट्रुथ टेबल बनाना है इसी सर्किट का। ये जो हमने सर्किट बनाया है, इसका अब हम लोगों ने क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल। अब उस ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए हम लोग एक एक करके वैल्यूज जो हैं डालते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन तो लिखी पड़ी है, इसलिए हम लोग बाकी सारी चीज़ों को इरेज भी कर दें तो इशू नहीं होगा होपफुली। ओके। तो हमारे पास ए टी पी है, उसके अलावा हमें टी नॉट की भी जरूरत है, तो हम एक टी नॉट बना लेते हैं। तो टी नॉट क्या होगा, टी से ऑपोजिट, जो कि है 1 1 0 0 1 1 0 0। उसके बाद हम लोगों ने को एक ज़रूरत होगी, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। हमें फर्दर जिसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है पी डॉट टी नॉट की, यानी इन दोनों का एंड ऑपरेशन। 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 बेसिकली एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है कि अगर हमारे पास एक ज़ीरो है तो वो दूसरे को भी ज़ीरो बना देगा, और अगर दोनों ही ज़ीरो है तो देन वेल एंड गुड, ज़ीरो ही आंसर आएगा। और अब नेक्स्ट हम करते हैं टी डॉट ए, यानी कि टी एंड ए, इन दोनों का एंड करना है। अब इन दोनों का एंड करेंगे 0 0 0 एंड देन अगेन 0, देन अगेन 0, इसकी वजह से अब 0, फिर अब 0, और फिर अब इन दोनों का जो है वो 1 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो है दोनों मेन कर लिए, अब हमारे पास सिर्फ रिजल्टेंट रह गया, यानी हमने ये भी कर लिया, इतना सा पोर्शन कर लिया, इतना सा पोर्शन भी कर लिया। अब इन दोनों का और गेट करना है, यानी इन दोनों का और गेट करना है। और गेट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने उन दोनों में जहाँ पे भी 1 आएगा वो आंसर हम लोगों ने लिखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स के ऊपर ही आंसर लिख लेती हूँ, एक्स के नीचे, क्योंकि इसको लिखना या एक्स के अंदर लिखना एक ही बात है। तो इन दोनों में जहाँ पे भी 1 आंसर आएगा तो आंसर हमारे पास 1 होगा। 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 एंड 1। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये आंसर, फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आ गया, विच इज 1 second, okay, which is 0 1 0 0 0 and then 3 ones. So that's how this question will be done. Now let's do question number 7. Okay, question number 7 says Frederick prints a document that he has typed. The printer begins to print the document, but then a message is displayed on Frederick's computer that the paper has jammed.
Describe the role of an interrupt in generating a message on the computer that the paper has jammed. अब हम लोगों ने इंटरप्ट की बात करनी है कि इंटरप्ट का क्या रोल है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिंटर जो है वो एक जनरेट करेगा, प्रिंटर विल जनरेट एन इंटरप्ट, रोकेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू जो है वो सारे प्रोसेस को देख रहा होता है, इंटरप्ट को उसने प्रायोरिटी हमेशा दी होती है, तो सीपीयू विल गिव द प्रायोरिटी और प्रेफरेंस टू द इंटरप्ट एंड विल सी के कि किस चीज से इंटरप्ट आया है। तो इंटरप्ट क्यू से इन इंटरप्ट विल बी पिक्ड द इंटरप्ट क्यू, क्योंकि कंप्यूटर इतना बड़ा है और इसमें इतने ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली कि और भी इंटरप्ट अगर हो रहे होते हैं, तो इंटरप्ट क्यू से वो एक इंटरप्ट जो है वो पिक करेगा एंड और वो इंटरप्ट विल बी जो हमारा भी करंट पेपर जाम वाला है इंटरप्ट है वो अब आएगा। अब वो पेपर जाम वाला इंटरप्ट कैरी करेगा और उस बेसिस पे इंटरप्ट जो है एंड इंटरप्ट विल स्टॉप द सीपीयू फ्रॉम प्रोसेसिंग द ऑनगोइंग टास्क और उसको वो स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद अब क्या करेगा, अब जो है एंड सीपीयू सर्विस रूटीन, जो भी उसकी रूटीन होगी, विल हैंडल द इंटरप्ट, वो उसका ख्याल रखेगा, वो देखेगा कि अच्छा किस चीज़ का इंटरप्ट आया है, क्या इशू है, और उसको करेगा। और उस इंटरप्ट को हैंडल करते हुए वो हमें एंड विल डिस्प्ले finally, we don't have to write finally, and will display an output message indicating there's a paper jam, ठीक है। तो प्रिंटर ने इंटरप्ट जनरेट किया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने प्रायोरिटी दी होती है इंटरप्ट को, और फिर वो इंटरप्ट जो है वो इंटरप्ट क्यू से पिक किया जाता है। फिर वो इंटरप्ट जो है वो बाकी प्रोसेसिंग को स्टॉप करेगा और वो देखेगा, सीपीयू सर्विस रूटीन चेक करेगा किस चीज़ का इंटरप्ट है, क्या इशू आ रहा है। जब वो इशू पता चल जाएगा तो वो डिस्प्ले कर देगा इनपुट मैसेज आउटपुट मैसेज के, ये देखो हमारा एक पेपर जाम जो है वो आ रहा है। गिव टू एग्जांपल ऑफ व्हेन एन इंटरप्ट सिग्नल कुड बी जनरेटेड। कुछ भी हो सकता है, हम लोग एक माउस का जो बटन है उसको क्लिक करके भी जनरेट कर सकते हैं, या एक कर सकता है कोई, अगर हम लोग ओपनिंग एनी एप्लीकेशन, एनी ब्राउजर, एनीथिंग, या फिर हम लोग क्या कहते हैं कीबोर्ड प्रेस करने से भी, तो कोई भी एक इवेंट कोई भी अगर होता है ना, तो इंटरप्ट सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाता है हमारे पास। ओके, now question number 8 onwards, we'll do that in the next video. Okay.